हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटी में यूज होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो उनमें से पहली टर्म होगी शासन या सरकार या गवर्नमेंट। दूसरी टर्म होगी प्रशासन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। और जो तीसरी टर्म होगी वो होगी अभिशासन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नेंस। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन जो होगी वो होगी सुशासन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस। तो हम शुरुआत करते हैं शासन। इसका अर्थ क्या होता है? तो शासन ऐसी व्यवस्था या ऐसा तंत्र होता है जो देश के लिए नीतियां या पॉलिसियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, और जो शासन के द्वारा निर्मित नीतियों को देश के अंदर लागू करते हैं उसे कहते हैं प्रशासन। तो ऐसी व्यवस्था जो देश में नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है उस व्यवस्था को हम प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और देश में प्रशासन के तरीके को हम कहते हैं अभिशासन या गवर्नेंस। ये जो गवर्नेंस होती है इसमें ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस शामिल होते हैं जिनके द्वारा हम किसी संस्था के ऊपर प्रशासन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया एक स्कूल का, तो एक स्कूल को गवर्न करने के लिए हम जिन तरीकों का पालन करते हैं हम उसे कहते हैं अभिशासन। जैसे हमने एक नियम बना दिया, एक प्रोसेस बना दिया कि भाई सभी स्कूल के अंदर टीचर्स को सुबह प्रातः 8 बजे स्कूल के अंदर आना पड़ेगा, और जब स्कूल की छुट्टी होगी 3 बजे तब उनको घर जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है प्रशासन का है, और इसलिए इसको कहेंगे अभिशासन। तो प्रशासन के तरीके को हम अभिशासन कहते हैं। और ये अभिशासन किसी सरकारी संस्था पे, किसी प्राइवेट संस्था पे, किसी ट्राइबल कम्युनिटी पे, किसी विलेज पे या किसी स्टेट में हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभिशासन का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, लास्ट की टर्म है सुशासन। सुशासन या गुड गवर्नेंस। अगर अभिशासन जनता की भावनाओं के अनुकूल हो या जन उपयोगी हो, जिसके द्वारा जनता का कल्याण सुनिश्चित होता हो, जनता को फायदा या बेनिफिट होता हो, तो उस अभिशासन को हम सुशासन कहते हैं। इस सुशासन को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी आजकल जो है वो सरकार जो है वो सरकारी नीतियों को ऑनलाइन जनता तक लेके जाती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के बीच में अपनी नीतियों को पहुंचाती है, जिसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस किसका एग्जांपल होगा? गुड गवर्नेंस का या सुशासन का। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे देश के अंदर आरटीआई लागू हुआ, सूचना का अधिकार। तो ये जो सूचना का अधिकार था इसने लोगों की जो जिंदगी थी उसको सरल बना दिया। अब जो जनता थी वो सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकती थी। तो ये जो आरटीआई था, ये सूचना का अधिकार था, ये जन उपयोगी था, जनता के कल्याण हेतु लाया गया था। तो इसलिए हम इसको कहते थे सुशासन। और देश के अंदर जो है वर्तमान की सरकार ने सुशासन दिवस की घोषणा कर रखी है कि हम देश के अंदर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 4 बेसिक टर्म्स हैं आप इनको भली भांति समझ गए होंगे। अब हम चर्चा के अगले क्रम में चर्चा करेंगे ब्यूरो वर्ड का क्या अर्थ होता है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, और इंडिया में ब्यूरोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूरो का अर्थ क्या होता है और ये शब्द इंडिया के अंदर आया कहाँ से। तो एक फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विंसेंट द गोर्ने। उन्होंने 1848 में सबसे पहले इस ब्यूरो वर्ड का यूज किया। ब्यूरो का अर्थ होता है कार्यालय या ऑफिस, और इस कार्यालय या ऑफिस में बैठकर जो व्यक्ति दैनिक जीवन के नियमित रूप से कार्य करता है, अपनी रूटीन के काम करता है, उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट। और इस व्यवस्था को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं हम नौकरशाही। और अब इंडिया के अंदर जो ये नौकरशाही है ये कितने प्रकार की होगी, ये किस कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया? तो उस कमेटी का नाम था टोटनहैम समिति। ये जो टोटनहैम समिति या कमेटी जो थी ये 1856 के अंदर देश में आई थी। और इस कमेटी ने या इस समिति ने हमें बताया कि जो भारत के अंदर नौकरशाही होगी वो मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होगी।
नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। मैंने आपको ब्यूरोक्रेट्स बता दिया, जो ब्यूरो में बैठकर रूटीन के कार्य करते हैं, उन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेसी कितने टाइप्स की होगी, ये किसने बताया? टोटनहैम समिति 1856 ने। और इसने कहा कि नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी इंडिया में 2 टाइप की होगी। एक को हम कहेंगे सिविल सेवक या सिविल सर्वेंट्स, जो ये यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए जो प्रतिभागी तैयारी करते हैं, तो हम उनको कहते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? ये शांति काल में, जब देश में शांति होती है, उस समय सामान्य प्रशासन के कार्यों को नियमित रूप से करते हैं। तो इन नियमित रूप से सामान्य प्रशासन का कार्य करने वाले लोगों को हम सिविल सर्वेंट्स या सिविल सेवक कहते हैं। अब नौकरशाही में दूसरे प्रकार की सेवाएं कौन सी आती हैं? उनको हम कहते हैं अन्य सेवाएं या सैन्य प्रशासन से जुड़ी हुई सेवाएं। ये जो अन्य सेवाएं आती हैं, ये वे लोग जो सेना से जुड़े होते हैं, ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं युद्ध काल में। जब देश के अंदर आपातकाल की स्थिति हो या कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो, तो उस समय इस प्रकार की सेवा में बैठे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोनों प्रकार की सेवाओं में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि ये शांति काल में अपनी नियमित रूप से प्रशासन के कार्य करते हैं, ये युद्ध या आक्रमण या अशांति के समय अपनी भूमिका का या अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं अन्य सेवा में बैठे लोग। अब ये जो हमने चर्चा की है कि ये जो 4 बेसिक टर्म्स के ऊपर चर्चा की है, इन टर्म्स को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नीति निर्माण का कार्य निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है? कि भारत के अंदर या इंडिया के अंदर पॉलिसी फॉर्मेशन का कार्य मेनली कौन सी संस्था करती है, कौन सी व्यवस्था या कौन सा तंत्र करता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रशासन, दूसरा होगा सुशासन, तीसरा है शासन और अभिशासन। अभी हमने 2 मिनट पहले ये बताया कि देश के अंदर नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी संस्था या तंत्र को हम कहते हैं शासन। तो ये जो शासन होता है, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, इसका कार्य, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर मंत्री आते हैं जो अपने विभाग की नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देश के लिए नीति निर्माण का उत्तरदायित्व तो शासन के पास होता है, और शासन ने जो नीतियां बनाई हैं उन्हें हम प्रशासन कहेंगे, और प्रशासन के तरीके को हम अभिशासन कहेंगे। और ये अभिशासन अगर जन उपयोगी है, जनता के हित में है, तो हम इसे सुशासन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटी के अंदर बार बार रिपीटेडली यूज होने वाली इन बेसिक टर्म्स से आप जो है भली भांति परिचित हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहद इम्पोर्टेंट विषय को लेकर आपके बीच में पुनः आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।